Hello everyone. Once again I'm here to continue the previous topic, that is forces in nature, in which we study contact and non-contact forces and the types with elaborately definition. So last time we stopped at the topic electromagnetic force. So we discussed the definition of electromagnetic force in previous class. So don't worry, once again I will tell you that electromagnetic force is a combination of two forces, electric forces and magnetic forces. So the forces of attraction and repulsion between two charged particles is known as electromagnetic force. Now we discuss about electrostatic force and magnetic force, which is the type of non-contact forces too. So, what is electrostatic force? Electrostatic is a combination of two words, electro and static. So, electro is related to electron or charged particle and static means rest. So, the force which acts when the charged particle is at rest is known as electrostatic force. या तो electrostatic force attractive in nature होगा या repulsive in nature होगा. It would depend upon the charge, either they were like charges or unlike charges. और अगर like charges होगा तो obvious सी बात they repel each other, और अगर unlike charges होगा तो they attract each other. So this is all about electrostatic force. तो हम सी के साथ आगे बढ़ते हैं. मैग्नेटिक फोर्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हमारा मैग्नेटिक फोर्स. सो द फोर्स which act due to the magnet is known as magnetic force. ऑब्वियस सी बात है, हमारे टॉपिक से हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स मींस कोई ऐसा फोर्स जो कि मैग्नेट की वजह से लग रहा है, तो वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स. या तो हम इसको कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकता है कि मैग्नेटिक फोर्स आर अट्रैक्टिव or repulsive force that is exists between the two poles of the magnet. Two poles means north pole and south pole. तो ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स था. सो नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस एंड वीक न्यूक्लियर फोर्सेस. सो पहले हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं. तो व्हाट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा एक रिपल्सिव फोर्सेस होता है. प्रोटॉन्स के बीच में नंबर तो प्रोटॉन्स होगा, तो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में लाइक चार्जेस होने की वजह से बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्सेस होता है. और वो इतना ज़्यादा फोर्स होते हैं, इतना ग्रेटर फोर्स होते हैं कि वो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा फोर्स होता है. सो इतना फोर्स होने के बावजूद भी ऐसा क्या रीज़न है कि हमारा न्यूक्लियस जो होता है वो स्टेबल रहता है? सो ये चीज़ होने के बाद हमारे लोगों ने इस चीज़ के ऊपर थॉट किया, थिंक किया, अच्छा खासा सोचा. फिर उन्होंने एक ऐसा रीज़न लाया जो कि उन्होंने स्टडी करने के बाद कहा कि एक ऐसा और भी फोर्स होता है जो कि हमारे जो प्रोटॉन्स और प्रोटॉन के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स हो रहा है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल करने में हेल्प करता है. तो वो नया फोर्स एग्जिस्ट हुआ जो कि क्या कर रहा था, हमारे अट्रैक्शन का काम कर रहा था, जो कि हमारे न्यूक्लियस को स्टेबल करने का काम कर रहा था. दस उस फोर्स को हमने कहा न्यूक्लियर फोर्स. तो वो न्यूक्लियर फोर्स क्या करता था, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करके रखने में हेल्प करता था, जो कि हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से 100 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. और हमारे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10 की पावर 38 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था हमारा न्यूक्लियर फोर्स. तो वही हमारा न्यूक्लियर फोर्स जो कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के नाम से हमने स्टडी किया. तो ये था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स.
तो हमारे टॉपिक 2 का लास्ट सब टॉपिक अब हमारा बचता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। सो वीक न्यूक्लियर फोर्स अराइज होता है कुछ न्यूक्लियर प्रोसेस में, जैसे कि बीटा डीके। न्यूक्लियस का जब बीटा डीके होता है, जिसमें क्या होता है कि हमारा बीटा डीके होने की वजह से न्यूक्लियस में से इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल, जिसे हम एंटी न्यूट्रिनो कहते हैं, उसके एमिट करते ही तो हमारा इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर लेते हैं एक वीक फोर्स के थ्रू, और वो फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। और ये वीक फोर्स हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा वीक नहीं होता है, पर न्यूक्लियर फोर्स से कहीं ज़्यादा वीक होता है। तो ये हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स था, और इसी के साथ हम आगे बढ़ता है और हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कंजर्वेशन लॉ, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन भी कहते हैं। तो फिजिक्स के अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि मेजरेबल क्वांटिटी हो, वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ, अगर वो एक आइसोलेटेड फिजिकल सिस्टम के अंदर हो। सो सिवरल क्वांटिटीज ऐसे भी होते हैं कि जो किसी भी फिजिकल प्रोसेस में टाइम के साथ चेंज हो जाता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ डिफरेंट एक्सटर्नल फोर्स, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ड्यू टू एयर या विस्कस फोर्स, और भी एक्स्ट्रा फोर्सेस। लेकिन हम आइसोलेटेड सिस्टम में बात करें तो वो सारे क्वांटिटीज टाइम के साथ कांस्टेंट रहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स जहां एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम के ऊपर जीरो हो या जीरो मान के चले। उस केस में हमारे सिवरल क्वांटिटीज जैसे कि मास हो गया, एनर्जी हो गया, मोमेंटम हो गया, या लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम, ये सब कांस्टेंट रहते हैं। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन। अब इसके हमारे 2 टाइप्स थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी states that energy can neither be created nor destroyed, only converted into one form of energy to another. This means that a system has the same amount of energy तब तक जब तक हम आउटसाइड से कोई एनर्जी ऐड ना करें। Let us we take an example. जैसे मान के चलो आपने एक बॉल उठाया और उस बॉल को ऊपर आसमान की तरफ फेंक दिया। तो जैसे ही आपने उस बॉल को फेंका, उस बॉल के अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस हुआ। तो वो बॉल जैसे उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस हुआ, तो वो बॉल गया ऊपर की तरफ, गया गया गया, एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसे हम पीक पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट कहते हैं। वहाँ जाके बॉल रुकेगा। उस पॉइंट पे सारा काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो उस पॉइंट के बाद फिर हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी एक्ट होगा, तो ग्रेविटी की वजह से वो बॉल नीचे आएगा। तो बॉल जैसे ही नीचे उस पीक पॉइंट से नीचे आते जाएगा, तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कंटिन्यूसली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी में, अनटिल जब तक बॉल ग्राउंड से स्ट्राइक ना करे। तो कुल मिला के जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगा पूरे सिस्टम में, वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा। तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास states that in any chemical reaction, the total mass of reactant is equal to the total mass of the product. Means किसी भी chemical reaction में कोई भी chemicals हम ले उनका react कराए आपस में, तो chemical reaction होने के बाद जो amount of हमने chemical reactant लिया था वो the same as equal होगा हमारे product के equal होगा in an isolated system.
तो ये हमारे कंजर्वेशन लॉ का लास्ट टॉपिक था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। सो इसी के साथ हम अपना वीडियो एंड करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।